कई बार हमने हॉलीवुड फिल्मों में देखा है कि ये I want to speak to my lawyer. I want my call. तो सवाल उठता है कि क्या इस तरह के अधिकार हमें भारत में मिलते हैं। इसके साथ ये ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी इतिहास किसी बड़े धमाके से नहीं बल्कि एक साधारण से सवाल से बदलता है। और यहाँ वो सवाल है कि संविधान हमें बोलने की आजादी तो देता है आर्टिकल 19 के तहत, पर क्या मैं कुछ ना बोलने का अधिकार रखता हूँ? है ना सवाल इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज आपके इसी सवाल का जवाब आपको हमारी कहानी में मिलेगा। यह कहानी है उस पहले केस की जब कोर्ट ने माना कि राइट टू साइलेंस भी आदमी का मूल अधिकार का हिस्सा है। इसीलिए लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक करके हमें जरूर बताइए। तो नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं भारत अनएक्सप्लोर। सोचिए एक आम भारत का नागरिक पुलिस के सामने बैठा हुआ, चारों तरफ सवाल, दबाव, डर और यह एहसास कि बोला गया हर शब्द जिंदगी को उल्टा कर सकता है। और इसी माहौल में अगर कोई व्यक्ति चुप रहना चाहे तो समाज अक्सर यही कहता है कि अगर निर्दोष हो तो बोलो। पर क्या संविधान भी यही कहता है और क्या न्याय भी यही मानता है? तो फिर इंसान की खामोशी भी उतनी ही वैध है जितनी की उसकी आवाज। अब इसी टकराव की कहानी है भारत के इतिहास का एक सबसे अहम लेकिन कम समझा गया फैसला, नंदिनी सत्यपति बनाम पीएल दानी 1978। एक ऐसा केस जिसे आम लोग शायद नाम से ना जानते, लेकिन जिसका असर आज करोड़ों भारतीयों की सांसों पर है। तो बात कहानी की कर लेते हैं। यह मामला तब शुरू होता है जब उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नंदिनी सत्यपति पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगता है। जांच एजेंसियों ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन यह कोई सामान्य बातचीत नहीं थी। इसी माहौल में उड़ीसा की पूर्व मुख्यमंत्री जो नंदिनी सत्यपति थी, आय से अधिक संपत्ति का आरोप झेल रही थी। जांच अधिकारी पीएल दानी ने उन्हें सीआरपीसी की धारा 161 के तहत पूछताछ के लिए बुलाया। आप इस बात को समझिए कि यह कोई सामान्य पूछताछ नहीं थी, क्योंकि उनसे लिखित रूप में सवालों के जवाब देने को कहा गया, यानी ऐसा बयान देने को कहा गया जो स्थायी रिकॉर्ड बने, आगे चलकर उनके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। और यहीं से इस केस ने एक अलग मोड़ लिया, जिसने कहानी को साधारण से ऐतिहासिक बना दिया। उन्होंने कहा कि वो ऐसे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देगी जो उन्हें स्वयं दोषी ठहरा सकता है। और इस ना कहने ने कमरे की हवा बदली, क्योंकि ये केवल एक राजनेता का इनकार नहीं था, यह उस संस्कृति को चुनौती थी जो मानती है कि जांच के नाम पर इंसान को झुकना ही पड़ेगा। और आगे जाकर ये उस आम नागरिक की आवाज बना जो पुलिस के पावर के सामने अक्सर असहाय होता है। मामला अदालतों के रास्ते होता हुआ अंत में सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। वहां जाकर असली सवाल ये नहीं रह गया कि नंदिनी सत्यपति जो है वो दोषी है या निर्दोष, बल्कि ये बन गया कि क्या किसी व्यक्ति को पुलिस पूछताछ के दौरान अपने ही खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। और क्या संविधान का अनुच्छेद 20(3) जो आत्म अभियोग के विरुद्ध सुरक्षा देता है, मतलब आप अपने खिलाफ कोई गवाही अगर देते हैं तो वो कोर्ट में प्रूव नहीं होता, तो वो केवल अदालत में गवाही तक ही सीमित है या फिर जांच के हर चरणों में लागू होता है। इस पर सरकार की दलील थी कि जांच प्रभावी होनी चाहिए और अगर लोग चुप रहेंगे तो अपराध कैसे सुलझेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क के भीतर छुपे हुए उस खतरे को पहचाना जिसे अक्सर आम लोग अनदेखा कर देते हैं। क्योंकि सोचने वाली बात है कि अगर सच को सामने लाने की प्रक्रिया ही दबाव, डर और मजबूरी पर आधारित होगी तो वो न्याय नहीं बल्कि सत्ता का प्रदर्शन बनकर रह जाएगा। और अदालत ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि अनुच्छेद 20(3) केवल ट्रायल के समय ही लागू नहीं होता, बल्कि जांच और पूछताछ के उस हर चरण में लागू होता है जहां किसी व्यक्ति से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनके जवाब उसको स्वयं के खिलाफ इस्तेमाल करने लायक लगे। इसका मतलब हुआ कि पुलिस पूछताछ का कमरा संविधान के क्षेत्र से बाहर नहीं है। हर व्यक्ति को वहां भी चुप रहने का अधिकार है और ये चुप्पी किसी भी तरह से अपराध का कन्फेशन नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने इसके साथ ये भी कहा कि किसी व्यक्ति को जबरन लिखित बयान देने के लिए मजबूर करना भी इसी के दायरे में आता है, क्योंकि लिखित बयान स्थायी होता है और उसे बाद में नकारा नहीं जा सकता। और यही कारण है कि ऐसा दबाव संविधान की आत्मा के खिलाफ है। और इस फैसले की खास बात यह थी कि अदालत ने जो है वो संतुलन बना के रखा। उसने ये नहीं कहा कि अभियुक्त हर सवाल से बच सकता है, बल्कि यह स्पष्ट किया कि जो प्रश्न आत्म अभियोग मतलब खुद को नुकसान पहुंचाने वाली श्रेणी में नहीं आते, उनके उत्तर देने से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां
उत्तर देने से व्यक्ति स्वयं को दोषी ठहरा सकता है, वहां मौन उसका वैध और संरक्षित अधिकार है। इसके बाद यह फैसला आते ही भारतीय न्याय व्यवस्था में एक गहरी हलचल मच गई, क्योंकि पहली बार यह स्वीकारा गया कि जांच की सुविधा जो है वो संविधान से ऊपर नहीं है। और इसी फैसले ने आगे चलकर कई इंपॉर्टेंट मामलों की नींव रखी, जैसे डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में हिरासत और गिरफ्तारी के दौरान मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में नारकोटिक टेस्ट और ब्रेन मैपिंग जैसे तरीकों को आत्म अभियोग के विरुद्ध माना गया। और इन सभी मामलों की वैचारिक जड़ें कहीं ना कहीं नंदिनी सत्यपति केस में ही दिखती है, क्योंकि इसी केस ने यह स्थापित किया कि चुप्पी भी एक अधिकार है। और आपको बता दूं कि इस फैसले का प्रभाव केवल अदालतों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली, पूछताछ के तरीकों और समाज की सोच पर भी पड़ा, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया कि राज्य की शक्ति असीमित नहीं है और व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की इच्छा रखना न्याय का अनिवार्य हिस्सा है। इसके साथ मानवाधिकारों के संदर्भों में भी यह फैसला इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने यह सिद्ध किया कि लोकतंत्र में शक्ति और अधिकार के बीच संतुलन ही सबसे बड़ा सुरक्षा का कवच है। और अगर यह संतुलन टूट जाए तो न्याय खोखला हो जाएगा। और शायद यही इस केस की सबसे बड़ी विरासत है, क्योंकि इसने भारतीय लोकतंत्र को यह सिखाया कि सच हमेशा जोर से बोलकर सामने नहीं आता है। कभी कभी सच को बचाने के लिए चुप रहना जरूरी होता है, और उस चुप्पी की भी रक्षा करना संविधान का मानवीय स्वरूप है। तो इस तरह नंदिनी सत्यपति बनाम पीएल दानी का मामला केवल एक कानूनी निर्णय तक नहीं, बल्कि एक चेतावनी, एक सीख, एक भरोसा बन जाता है कि जब कोई नागरिक राज्य के सामने खड़ा होता है तो वो अकेला नहीं होता, उसके साथ संविधान खड़ा होता है। और उसी संविधान की सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली आवाज है मौन, राइट टू साइलेंस। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये कहानी पता थी, या फिर क्या आपको राइट टू साइलेंस के बारे में पता था। और अगर हाँ तो भी हमें कमेंट में बताइए, और अगर नहीं तो जरूर कमेंट में लिखिए कि आपको कुछ नई जानकारी आज मिली। और ऐसी ही और सारी जानकारियों के लिए जुड़े रहे बजरंग दुनिया पर। तब तक के लिए नमस्कार।